हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मजे में होंगे। घर पर पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की सेशन जो है आपकी एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत काफी महत्वपूर्ण है और हम यहाँ आपके लिए कुछ एसएससी एरर क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं। और पहले मैं आप लोगों को इतना बोल देना चाहूंगा कि आप पहले से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और काफी कुछ कोशिश कीजिए नोट्स बनाने के लिए, राइट। क्योंकि जो ग्रामर के जो हर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको जानना बेहद जरूरी होती है। ओके, तो आपको अभी ये सेंटेंस को देख के पता चल गया होगा कि एक वाक्य में 4 पार्ट्स दिए गए हैं आपके लिए। ओके, इन 4 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में एरर हो सकते हैं। जिस पार्ट में आपको लग रहा है कि एरर है तो आपको उस पार्ट को क्लिक करना है। अगर सेंटेंस आपको पूर्ण रूप से सही लग रहा है तो फिर आपको ऑप्शन डी पर टिक कर देना है। बस इतना ही कर देना है आपको, राइट। लेट मी टेल यू इन इंग्लिश, देयर आर 4 पार्ट्स प्रोवाइडेड ऑल टुगेदर। इफ यू थिंक द सेंटेंस हैज गॉट एन एरर, then the error must be there in any one part only. You can't have errors in more than one place in this type of questions. And if you think there is no error, then you must choose the last option, that is option number D. तो चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को पहले ये सेंटेंस का मीनिंग जो मतलब है वो बोल देना चाहूंगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर वो हमें सही मतलब दे रहा है तो फिर हम ग्रामर पार्ट को जाएंगे, राइट। अच्छा, अब चलते हैं। टेक्निकल का मतलब है टेक्निकल व्यू, व्यू का मतलब है दृष्टि। टेक्निकल का मतलब है तकनीकी दृष्टि। ऑफ न्यू गैजेट्स, नए उपकरणों का। यहां बात हो रही है नए उपकरणों का जो तकनीक दृष्टि है। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। डिफर का मतलब है भिन्न होती है, भिन्न साबित होती है। फ्रॉम हो गया से। एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक, पर्सपेक्टिव का मतलब है परिदृश्य, राइट। तो ये जो वाक्य है उसका कुल मिला के ये मतलब है कि नए उपकरणों का जो तकनीकी दृष्टि कभी कभी एक आर्थिक परिदृश्य से भी क्या होती है, भिन्न होती है, राइट, भिन्न होती है। दैट मीन्स अभी वी हैव टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। क्योंकि हमें अभी ये पता चल गया कि यहाँ कोई सेंस को लेके यहाँ अर्थ में कोई मतलब गलत नहीं दे रखा है। अर्थ तो हमें सही लगा सेंटेंस का। तो अब चलते हैं ग्रामर की ओर। एंड नाउ यू हैव टू सी दैट हियर इन द फर्स्ट पार्ट टेक्निकल व्यू, लेट मी गिव यू द इंफॉर्मेशन हियर। व्यू इज द सब्जेक्ट। आपको आपकी जानकारी के लिए बोल देना चाहूंगा कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखी गई जो व्यू है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में लिख रखा है। और हमें ये पता है कि व्याकरण के अनुसार अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में सब्जेक्ट जो करता है, राइट, वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसके साथ हमें क्या करना होगा, वर्ब के साथ आइदर एस और ईएस लगाना होगा अगर हमें सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में रखना है तो। व्हाट आई मीन टू से इज, इफ यू फाइंड द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर and if you want to keep or write the sentence following present simple structure, then you must add either s or es to the verb. और अब आपको पता चल गया होगा कि जो डिफर है वो वर्ब है और इसके साथ हमें एस लगा के इसको डिफर्स करना होगा। डिफर्स हो जाने से सेंटेंस पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। आशा करता हूं इस प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहां बात हो रही है बुक फेयर के बारे में। बुक फेयर जो है किताब मेला, आप लोग सबको मतलब मालूम होना चाहिए। एनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना। एनकरेज इनफैक्ट वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब है प्रोत्साहन, राइट। रीडिंग हैबिट्स का मतलब है, रीडिंग हैबिट जो लिखी गई है यहाँ, इसका मतलब है पढ़ने की आदत। और कुल मिला के ये जो पूर्ण वाक्य है इसका मतलब ये होना चाहिए
कि जो पुस्तक मेलाएं हैं वो पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक ही तो पुस्तक मेला नहीं हो रही है, बार बार बहुत जगह किताबों के मेलाएं होती है, बहुत सारे किताबें वहाँ बेचा जाता है और वो बेशक हमारे अंदर जो पढ़ने की क्षमता है, आदत है, उसको बढ़ाने पे क्या करता है, मददगार साबित होता है। तो यहाँ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट इन प्लूरल फॉर्म, राइट, because we are not talking about one book fair, right? So here it should be book fairs, okay? Book fairs encourage reading habits. In fact, आप इसको book fairs लिख सकते हैं, right? Because here book has been used as an adjective and usually adjective do not have any plural form. So ये बेहतर होगा अगर हम book fairs लिख देंगे। बुक फेयर लिख देने से क्या हो गया, आपका जो सब्जेक्ट है वो अभी प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। और आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें बेशक जो वर्ब को वहां इस्तेमाल करना होगा उसका फॉर्म भी प्लूरल में होना चाहिए, राइट। तो अभी ये हो गया आपका प्लूरल वर्ब और सेंटेंस सही हो गया, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए में, दैट मीन्स इन द फर्स्ट पार्ट वी हैड एन एरर एंड वी करेक्टेड इट। So now let us move on to the third question. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं आपकी जानकारी के लिए और एक अहम चीज यहाँ बोलना चाहूंगा कि कभी भी आपको ऑफ से पहले, ऑफ एक वाक्य में अगर ऑफ से पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर दिखाई, मतलब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद एक प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो बेशक आपको पता होना चाहिए वहां कि वहां उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ऑफ से पहले लिखी गई है और वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब है लड़कियों में से, ऑफ द गर्ल्स मीन्स लड़कियों में से। ईच, ईच का मतलब है हर लड़की, ओके, बहुत सारे लड़कियों में से हर लड़की क्या है, चालाक है, ये बताना चाहता है एक्चुअली वाक्य। तो अभी मैं आपको ये बोला कि अगर आपको कहीं भी ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ओके, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द सिस्टर्स, नाइदर ऑफ द बॉयज, ऐसे कुछ लिखता हुआ आपको नजर आए तो आपको हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है, आपकी जान में एक चीज मतलब हमेशा रखना कि जो आपसे पहले जो ईच हो या एवरी हो, चाहे आइदर हो या नाइदर हो, ओके, उसके हिसाब से आने वाला वर्ब का यूज होगा, प्रयोग होगा। और हमेशा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है और उस हिसाब से हमेशा उस वाक्य में हमें जिन वर्ब्स की, क्रियाओं की प्रयोग करना होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म्स में रहते हैं, ओके, या हमें उनको रखना चाहिए, ओके। तो अभी ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, इसका मतलब है बहुत सारे गर्ल्स हैं एंड आउट ऑफ ऑल दोज गर्ल्स एवरीवन, every single girl is clever. I am sure this is well understood, right? So now we are moving on to the fourth sentence. It is a bit bigger as compared to other sentences, पर मैं आपको आसान कर दूंगा, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। बिट बाय बिट हर जो शब्द हैं लिखी गई है यहाँ उसका मीनिंग मैं पहले आपको बोल देता हूँ, मतलब वो मतलब जानने के बाद हमारे लिए समझने में काफी आसान हो जाएगी चीजें। We need का मतलब है हमें आवश्यक है, हमें जरूरत है, क्या, टू सराउंड ourselves, ourselves का मतलब है अपने आप को, सराउंड के मतलब है घेर के रखना, ओके। अच्छा, किस, विथ का मतलब है से, ओके, आई एम सॉरी, के साथ, किसी के साथ, किसके साथ, केयरिंग पीपुल, देखभाल करने वाले लोग। तो यहां तक कुल मिला के सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि हमेशा हमें उन लोगों के साथ अपने आप को रखना है, उन लोगों के साथ रहना है जो हमारा देखभाल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ आपको RLY का इस्तेमाल करना होगा, वो क्यों करना होगा कुछ देर के बाद मैं आपको बोलूंगा। पर्टिकुलरली का मतलब है खास तौर पे, विशेष रूप से, किनके साथ रहना है, लव्ड वंस, परिजनों के साथ। तो कौन परिजन,
विशेष रूप से उन लोगों के साथ, उन परिजनों के साथ हमें रहना है। हु ब्रिंग, जो लाते हैं, क्या लाते हैं? होप, आशा। और क्या लाते हैं? सपोर्ट, समर्थन। किसको लाते हैं? टू आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। जो लोग हमारे हार्ट और माइंड्स को ओके क्या लाते हैं? क्या लाते हैं? आशा और समर्थन लाते हैं। ओके, उन लोगों के साथ हमें रहना है, उन लोगों के साथ हमें घेर के रहना है। घेर के रहना है मतलब उन लोगों के बीच हमें रहना है। एंड विथ हुम, और उनके साथ रहना है जिनके साथ, विथ हुम का मतलब है जिनके साथ वी कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब है हमारे जो विचारों और भावनाओं की आदान प्रदान करना। तो इस सेंटेंस का कुल मिला के ये मतलब हो गया कि हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे देखभाल कर सकते हैं, और खास करके विशेष रूप से उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे दिल और दिमाग को क्या देते हैं? आशा और समर्थन देते हैं, और जिनके साथ हम हमारे विचारों और भावनाओं की आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बोल रहा था, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट हियर इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर वी नीड एन एडवर्ब। हमें यहाँ एक एडवर्ब की सख्त जरूरत है, और वो क्यों है? बिकॉज हियर एज यू कैन सी loved is an adjective, once is a plural noun। तो ये जो एडजेक्टिव यहाँ लिखी गई है वो इस once नाउन को मॉडिफाई कर रही है, और एडजेक्टिव्स को जो मॉडिफाई करेगी, एडजेक्टिव्स के जो गुण को जो क्या करेगी? मॉडिफाई करेगी, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ बेशक आपको पर्टिकुलर की जगह जो कि एक एडजेक्टिव के हिसाब से यूज हुआ था, उससे एल वाई लगा के, उसके साथ एल वाई लगा के हमें उसे एडवर्ब फॉर्म बनाना होगा। ओके, दैट मीन्स द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज वी शुड एसोसिएट आवरसेल्व्स विथ दोज पीपल हु आर आवर वेल विशर्स। उन लोगों के साथ हमें हमेशा क्या करना है? उनके साथ, उनके बीच रहना है जो कि हमारे शुभ चिंतक होते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। चलो चलते हैं इस सेक्शन के आखिर जो क्वेश्चन बचा हुआ है 5। यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि यूनिसेफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो जो यूनिसेफ है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और संघ का नाम है, तो इससे पहले हमें आर्टिकल द लिखने की जरूरत है। यूनिसेफ refers to the name of a particular organization before which we must use a definite article, and as you know the definite article is the, right? So with this the section is over, और आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया। अगर समझ में आपको आया होगा तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, और ये जो न्यूज़ फैलाइए ताकि इंडिया की हर कोने में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल।